हाँ, तो मैं ये बता रहा था आप लोग को वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की रीडिंग समझ में आ गई किस तरह से ली जाती है? यस यस सर। सर। अच्छा, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के बाद करना क्या है? अब इसमें हमें दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके एक टोटल रीडिंग निकालनी होती है। मतलब मैंने तो 2 अलग-अलग किस्म की वैल्यूज़ निकाली ना, अब उन दोनों को मैं ऐड करूँगा कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन-सी वैल्यू को कैसे ऐड करना है? तो उसके लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है। हमने इससे पहले ऊपर एक लीस्ट काउंट निकाला था, जिसमें हमने अपने मेन स्केल की मेन स्केल की मिनिमम डिवीज़न को डिवाइड बाय वर्नियर स्केल की टोटल डिवीज़न किया था। तो उससे मेरे पास एक लीस्ट काउंट जनरेट हो गया था। सिंपल सा प्रोसीजर है, जो लीस्ट काउंट मेरे पास जनरेट हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल 0.01, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपनी वर्नियर स्केल से। जस्ट सपोज़ यहाँ पे 7 आया था, उस 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो मेरे पास आ गया 0.07 एंड देन मैंने उसको ऐड कर दिया प्लस अब हाँ? अच्छा मैंने अपने मेरे पास जो 0.01 आया था मेरे वर्नियर स्केल का मेरे पास 0.01 जो आया था मेरा लीस्ट काउंट, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने वर्नियर स्केल से जो कि आया था 7। तो मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आ गई 0.07 एंड देन मैंने उसको ऐड कर दिया अपनी मेन स्केल की रीडिंग में जो कि आ रही थी 2.6। तो एक्चुअली मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2.67। अभी खैर कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं एक आध नीचे कोई कैलकुलेशन आप लोगों को करके बता दूँगा। अच्छा वर्नियर स्केल और लीस्ट काउंट को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बस ये समझ लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास कहीं पे भी m.s प्लस ये वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट लिखा हुआ हो या अगर आपके पास मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ हो, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। हम दोनों तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। सही है, ये एरर वगैरह का मसला मैम ने आपको बता दिया था कि ज़ीरो एरर आप लोगों के पास अच्छा जो मैं बता रहा था ना कि आप लोग इसका स्लाइडिंग स्क्रू यूज़ करें, तो स्लाइडिंग स्क्रू ना यूज़ करने की वजह से भी आप लोगों के पास ये ज़ीरो एरर जनरेट होता है बहुत दफ़ा, क्योंकि हम इसको मिसहैंडल करते हैं। हमने कहीं पे ज़्यादा इसको टाइट कर दिया या ज़्यादा लूज़ छोड़ दिया, तो उसकी वजह से हमारा जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का वो ज़ीरो जो है, इनिशियली वो कोइंसाइड करना छोड़ देता है, अगर मैं उसे ज़्यादा टाइट कर दूँ। तो ये खैर ये मिसहैंडलिंग की वजह से होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सही है, अब ज़ाहिर है हम इसे सिमुलेशन पे परफ़ॉर्म करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें तो ज़ाहिर है ये ज़ीरो एरर नहीं आ रहा होगा। अगर इंशाल्लाह हम इसे हार्डवेयर पर परफ़ॉर्म करेंगे, की ट्री ओपन होने पे, तब मैं कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर्स का अरेंजमेंट करूँगा जिनमें ज़ीरो एरर हो। फिर आप लोग देख लीजिएगा कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और देन उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं। ये आप लोगों ने आई होप पढ़ी ही होंगी कि अगर मैंने किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करना हो मतलब एक किसी सिलेंडर का, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फ़ॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू पाई R स्क्वायर और L। अब ये R स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा और ये लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, ये मैं बता देता हूँ। सही R जो है मेरे सिलेंडर का रेडियस है और लेंथ जो है L जो है वो इसकी लेंथ है। अब वो सिलेंडर मैं देखता हूँ अगर उस पे अवेलेबल है सिमुलेशन पे, तो ये वाला फ़ॉर्मूला हम अचीव कर पाएँगे। देन इसके अलावा कैपेसिटी किसी हॉलो सिलेंडर की कैपेसिटी मतलब मैं उसकी डेप्थ मालूम कर सकता हूँ इसके थ्रू कि उसका रेडियस कितना है मेरे सिलेंडर का एंड उसकी डेप्थ कितनी है। डेप्थ और हाइट ज़ाहिर-सी बात है मैं फ़िलहाल हाइट को डेप्थ कह सकता हूँ। सही है, इसके अलावा अच्छा R1 भी जो इसमें है वो इंटरनल रेडियस है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, मैं करके बताता हूँ कैसे होता है। मगर फ़िलहाल अभी सिर्फ़ थ्योरी समझ लो। देन आखिरी जो है वो थिकनेस है। थिकनेस ज़ाहिर-सी बात है किसी भी चीज़ की समझ सकते हो कि आपने आउटर डाया मेज़र किया, देन इनर डाया मेज़र किया, देन आउटर माइनस इनर करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की थिकनेस पता चल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। सही है, हम वर्नियर कैलिपर कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं पहले आप लोगों को वर्नियर कैलिपर परफ़ॉर्म करके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। अच्छा ये टेबल्स हैं कुछ, सही अगर आप लोगों के पास ज़ीरो एरर आ रहा है अच्छा ज़ीरो ये आप लोगों को पहली लैब में मैम ने बताया होगा कि अगर आप लोगों के पास किसी भी किस्म का एरर जनरेट हो रहा हो,
या एरर ना भी जनरेट हो रहा हो, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए कि हम अपनी वैल्यू को कितना एक्यूरेट या प्रिसाइज कर सकें, वो करने के लिए हम हर वैल्यू को 3 दफ़ा मेजर करते हैं। मतलब जस्ट टू बी सेफ कि पहली दफ़ा में अगर कोई वैल्यू गलत आई तो दूसरी दफ़ा में सही आ जाए। अगर दूसरी दफ़ा में भी गड़बड़ हुई तो तीसरी दफ़ा में आ जाए। अगर तीनों दफ़ा में गड़बड़ है तो हम उन तीनों को ऐड करके एक एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है यही चीज़ ज़ीरो एरर में भी अप्लाई होती है। तो अगर आप लोग के पास ज़ीरो एरर आ रहा हो तो 3 दफ़ा आप लोग अपने वर्नियर स्केल को मूव करके दोबारा उसे ओरिजिनल पोज़ीशन पे लाके चेक कर सकते हैं कि भाई ज़ीरो एरर कितना है फ़िलहाल। तो वो 3 दफ़ा आप मालूम करके उसका एक एवरेज ले सकते हैं। ख़ैर अभी सिमुलेशन पे अगर ये नहीं है या नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल डैश डैश पुट कर सकते हैं। कि भाई अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर नहीं था, तो उसको मैंने एज़ अ डैश फ़िल कर दिया। सही है, इसके बाद अगर हम इन वैल्यूज़ पे आते हैं, तो अब अगर मुझे सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू मालूम करनी है, तो मुझे उसके लिए सिलेंडर की लेंथ चाहिए और उसका एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए। सही है, तो मैं शेयर करता हूँ इसे। सही, ये स्क्रीन सबको दिख रही है? मेरे गूगल क्रोम की? यस सर, दिख रही है। यस अच्छा, इसमें मेरे पास सिलेंडर अच्छा यार ये मसला है। इससे सिलेंडर नहीं, हम ब्रेकर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सिलेंडर जो है वो हॉलो नहीं है। अगर वो ये सिलेंडर हॉलो होता, तो हम इसकी डेप्थ मालूम कर सकते हैं अब इस कॉमन सेंस से। तो अब मेरे पास डेप्थ मालूम करने के लिए सिलेंडर हॉलो नहीं है, तो मैं ब्रेकर पे आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये ब्रेकर है। मैंने जिस तरह कहा कि अपर जॉ जो है उससे मैं अपना इनर डाया मालूम कर सकता हूँ। जो लोअर जॉ है वो उससे मैं अपना आउटर डाया, और ये मेरा डेप्थ के लिए है। अब मुझे इसने कहा था कि जब आप वॉल्यूम मालूम करते हैं, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए एक तो आपको डेप्थ चाहिए और एक आपको चाहिए आउटर डाया। तो अगर आउटर डाया मालूम करना है तो ज़ाहिर है मैं इस सिलेंडर को यहाँ पे लेके आऊँगा। एक सेकंड, ये इश्यू है कि मैं इसका ब्रेकर का आउटर डाया मालूम नहीं कर सकता। एक सेकंड, इसकी डेप्थ मालूम हो सकती है और इनर डाया मेजर हो सकता है सिर्फ। खैर फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लें किस तरीके से हो रहा है। आप लोग ये जो वॉल्यूम है वो इनर डाया से ही मालूम कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कैलकुलेशन का मुझे मसला नहीं है, मगर कैलकुलेशन फिर भी एक्यूरेट हो। सही, तो आप लोगों ने अच्छा जब ये सिमुलेशन पे आ रहे हैं तो सिमुलेशन पे आके आप लोगों ने कुछ नहीं करना। जो भी पार्ट की वैल्यू लेनी है या जिस भी पार्ट को आपने मेजर करना है, उस पार्ट को जस्ट आप लोग क्लिक करेंगे, वो पार्ट ऑटोमेटिक पिक होके यहाँ पे आ जाएगा। सही है, मेरे पास अभी पिक होके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ये अपीयर हो गया। अपीयर होने के बाद ये मुझे बता रहा है कि भाई मैं इनर डाया इसका मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को इसने ज़ूम आउट करके मुझे यहाँ पे दिखा दिया टॉप राइट की तरफ। अच्छा, टॉप राइट पे आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरी मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 3.9। सही है, और मेरे वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है? 4.5। 4.5 भी हो सकती है और 4.6 भी हो सकती है। सही है, अब ये हमारे इक्विपमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये कितना बेहतर हुआ है और कितना आइडियल है, कंडीशन पर है, आइडियल कंडीशन पर है जिससे मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए। तो इसमें आप लोग 4.5 भी ले सकते हैं और 4.6 भी ले सकते हैं, क्योंकि यही दोनों हैं जो अपने मेन स्केल से करीब है। मेन स्केल से थोड़ा करीबली कोइंसाइड हो रही है, बाकी काफ़ी हद तक दूर है। सही, अच्छा इससे मुझे वैल्यू मिल गई मेरे इनर डाया के मेन स्केल और वर्नियर स्केल की। सही है, इसका मुझे लीस्ट काउंट मैंने कहा था ना, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे इसका लीस्ट काउंट मोस्टली गिवन ही होता है, तो इसमें हमें गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मुझे 0.01 सेंटीमीटर पे गिवन है, 3.9 भी मुझे सेंटीमीटर में मिला और मुझे वर्नियर स्केल की रीडिंग 4.5 मिली। तो मैं 4.5 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओह सॉरी, 4.5 नहीं, 5। अच्छा, ये वाला आप लोगों ने गलत बताया था। जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना, वो एक्चुअली 0 से लेके 10 के बीच में है। तो मुझे ये बताओ ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। फिलहाल सॉरी, 6 और 7 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो फिलहाल मुझे ये 6 अगर मैं पिक करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँ या समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए। समझ आ गया सर।
भाई जब मैं मेन स्केल की रीडिंग ले रहा था ना, तो मेन स्केल की रीडिंग पे तो मुझे समझ में आता है कि ये 3.9 तक है, क्योंकि ये 4 जो है ना, 4 से पहले ये वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है। मैंने कहा था वर्नियर स्केल का 0 जहाँ भी आ रहा हो, उससे पहले की जो वैल्यू होती है वो मेन स्केल की होती है। तब मैं खैर मुझे यहाँ पे 3 तो नहीं दिख रहा, मगर 3.5 ये रहा, देन 6, 7, 8 और ये 9, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद 4 आ रहा है। तो 3.9 जो है वो मेरे मेन स्केल की रीडिंग है। मैं एक सेकंड, सही है, वर्ड की फाइल दिख रही है ना सबको? मेरी मेन स्केल की जो रीडिंग है, मैं अभी मालूम कर रहा हूँ इसका एक्सटर्नल डायमीटर। अब एक्सटर्नल नहीं कर सकता तो ज़ाहिर इंटरनल पे इसको कन्वर्ट कर देना आप लोग, यहाँ पे बस इसको इंटरनल लिख देना, इससे कोई इशू नहीं होगा। सही, इंटरनल मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले ही जो मेरी वैल्यू आई थी वो आ रही थी अभी 3.9, मैंने यहाँ पे 3.9 मेंशन कर दिया। अब मुझे चाहिए वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग मैंने कहा था कि मेरी नीचे वाली जो 10 वैल्यूज है ना, ये 10 जो लाइनें हैं, इनमें से कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड हो रही है। अब मेरे पास या तो ये लाइन मैं ले सकता हूँ या ये लाइन ले सकता हूँ, क्योंकि यही दो लाइनें हैं जो बहुत ही करीब करीब से कोइंसाइड हो रही है। मैं फिलहाल इसको मेजर करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा करीब है। सही, तो अब ये वाली लाइन कौन से नंबर पर आ रही है? 1, सॉरी 0, 1, 2, 7 3, हाँ बस 7। खैर अच्छी बात है, बता दिया। 0.7 0.7 नहीं, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने होल नंबर पे 7 चलना है। सही है, 7 आ रही है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 7। और मुझे लीस्ट काउंट मुझे मेरा पता है 0.01 सेंटीमीटर। अभी सारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो कोई भी 39, 40 इस तरीके से मत आ जाना। हम मेन स्केल की रीडिंग को 39, 40 भी काउंट कर सकते हैं, मगर वो मिलीमीटर में होगा। अगर वो मिलीमीटर में काउंट किया तो फिर हमें लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर सारी चीजें सेंटीमीटर में चल रही हैं तो सेंटीमीटर में ही मेजर करना। सही है, तो ये 3.9 सेंटीमीटर आया था, मैंने यहाँ पे 3.9 लिख दिया, सेंटीमीटर ऊपर मेंशन है। ये वाली जो वैल्यू आई थी 7 की, इस 7 का कोई भी यूनिट नहीं होता। यूनिट से मुराद मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, इस तरह की कोई चीजें नहीं होती इसमें, सिर्फ डिवीजन है, तो मैं इसको सिर्फ 7 से मेंशन करता हूँ। सही है, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। 7 को मैंने, अब मुझे फ्रैक्शन पार्ट निकालना है। फ्रैक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, मेरी वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेरी लीस्ट काउंट। मतलब मेरा 7 लीस्ट मल्टीप्लाई काउंट 0.01। 0.01 सही है, तो ये मेरा हो गया 0.07। अच्छा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना कि बस 0.07 मेरे पास वैल्यू आई। अब जब मैं टोटल रीडिंग पे आया, तो टोटल रीडिंग में मेरे पास मेन स्केल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मेन स्केल की ये वाली रीडिंग आ रही थी, फ्रैक्शनल पार्ट ये है। मेरे पास टोटल क्या हो गया? 3.97। 3.97 अब मैं चूंकि ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट आइडियल कंडीशन पर है, मेरा जो भी जीरो एरर आना था वो नहीं आ रहा है। मतलब मोस्टली अगर आइडियल कंडीशन है तो नहीं आना चाहिए, मगर फिलहाल ऑनलाइन पे मेरे पास नहीं आ रहा। तो मेरे पास जो भी टोटल रीडिंग आई थी वही मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दूंगा। सही है। अच्छा, अब जब हम हार्डवेयर पे काम कर रहे होते हैं ना, मतलब कीट में, अगर हम हार्डवेयर मेरे हाथ में होता, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहा होता, तो उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होती जो हमने फर्स्ट लैब में पढ़ी। पर्सनल एरर आ गया, सिस्टमैटिक एरर आ गया, रैंडम एरर आ गया। तो उन चीजों की वजह से यहाँ पे वैल्यूज में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जस्ट सपोज ये 3.9 नहीं आता, 3.8 आ जाता, अगली दफा जब मैं लेता तो पूरा 4 सेंटीमीटर आ जाता। डिविजन्स में अक्सर फर्क आ जाता है, मेरे पास 6 आ जाता या 5 आ जाता। जिस तरह मैंने अभी बताया कि अगर मैं हार्डवेयर पर परफॉर्म कर रहा होता तो मैं हर दफा इसकी 3-3 दफा रीडिंग्स लेता हूँ। जो भी पार्ट में एक दफा वैल्यू लेता हूँ, मैं दोबारा उस पार्ट को डिसंगेज करता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट से, फिर उसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा से रीडिंग्स लेता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि फर्क आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम रीडिंग आती है जो मेरी पहली दफा आई थी। अब चूंकि मैं इसको ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो जो एक दफा आएगी वही बार बार भी आएगी, ऐसा होता ही है। सही है, तो अगर ये बार बार आ रही है तो जाहिर बात है जो मेरे पास पहले वैल्यूज आई, मैंने उन्हीं वैल्यूज को दोबारा लिख दिया। सही है, जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आई थी मैंने उनको यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया। अब मेरे पास ये 3 वैल्यूज आई हैं। सही, 3.97, 3.97, 3.97। अगर मैं हार्डवेयर पे काम करता तो ऐसा हो सकता था कि 3.6 आता या 3.95 आ जाता, कुछ भी हो जाता। तो अब मुझे अगर मीन रीडिंग निकालनी है, मतलब मुझे मीन मालूम करना है, तो वो कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 3 सर। तीनों को ऐड करके डिवाइड तीनों को बाय ऐड सही करके है, डिवाइड बाय 3 ठीक है, एवरेज ले लेते सर। सही है, सारा सही है।
सही है, तीनों को ऐड करूंगा, मैं एवरेज ले लूं, मीन ले लूं, कुछ भी कह लो, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ, इस कंडीशन में मेरे पास मीन वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ही फौरन बता दो। 3.96 3.96 3.96। क्यों? क्योंकि सबसे मिडल वैल्यू मेरे पास फिलहाल यही है, तो अगर मैं तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 भी करता हूं तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो ये मुझे पता चल गया भाई इनर डायमीटर कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा था कि इनर डाया मालूम करने के बाद मुझे उस सिलेंडर की लेंथ भी चाहिए। तो लेंथ मालूम करने के लिए मैंने बताया कि लेंथ कह लूं या डेप्थ कह लूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे मेंशन है भाई, अगर आपने इसी ब्रेकर का डेप्थ मालूम करनी है तो भाई इस पे क्लिक कर दो। अब मैंने इस पे क्लिक तो कर दिया, मगर ये पूरी डेप्थ में गया नहीं है। तो उसको पूरी डेप्थ में ले जाने के लिए मैं इस वाले पार्ट को, वर्नियर स्केल को यहाँ पे मूव करा दूंगा अंदर तक। अब मैंने जहाँ पे मूव करवाया वो एंड तक पहुंच गया। अच्छा, इसमें ये वाला जो है मेरे ख्याल में ये काम नहीं करता। कर रहा है भाई? नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है ये स्क्रू काम नहीं करेगा, इसमें स्क्रू की जरूरत ही नहीं है, हार्डवेयर में करता। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे डेप्थ तक में ले गया, मैंने इसको एंड तक ले जा चुका हूँ। अब बता दो भाई मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग। इसमें तो बिल्कुल सिंपल आ रही है। 5.4 5.5 मेन स्केल की 5 पॉइंट, एक मिनट, दोबारा जिसने एंड में बोला वो दोबारा बोले। 5 5.5 कैसे, सर क्यों? 5.4 हाँ, 5.4 आएगी। मैंने कहा था ना कि वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है ना, वो चाहे बिल्कुल मामूली सा भी आगे हो ना अगर मेन स्केल से, तो मैं पिछली वाली रीडिंग लेता हूँ जो लेफ्ट साइड पे आ रही होती है। अभी वो देखो 5.5 से बिल्कुल माइक्रो आगे है, तो मैं रीडिंग जो है वो 5.4 ही लूंगा। सही है, वर्नियर स्केल की रीडिंग बता दो भाई। 9 ले ले 8 या 9 8 या 9 कोई है। देखो दोनों 9 में सर 8 या 9 में कुछ भी ले सकता हूँ। सही, वो आप लोग अपने सर हिसाब ये से आगे तो नहीं है, ये तो पीछे है। क्या 0 सर 0 5.5 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर। हाँ जी पीछे है ना। हाँ, पीछे है। तो पीछे होने के बाद मेरी लेफ्ट साइड पे जो आखिरी डिजिट आ रहा होगा ना, मैं वो वाली वैल्यू लूंगा। ओके सर ओके। राइट साइड नहीं देखो, लेफ्ट साइड देखो। मेन स्केल की लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू आ रही थी वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास वर्नियर स्केल में देखो, मेरे पास 8 या 9 कुछ भी आ रहा है, अभी मैं फिलहाल 9 ले लेता हूँ। सही है, तो मेरे पास 5.4 आ गया और 9 आ गया। अब मुझे लेंथ लेनी थी, तो मेन स्केल की रीडिंग आप सबने देख ली, 5.4 आ रही है। वर्नियर स्केल का डिवीजन सबने देख लिया, 8 या 9 जो भी आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा हो वो ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फिलहाल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिमुलेशन पे कर रहे हैं, समझना मेन मकसद है। वैल्यूज को, कैलकुलेशन को, या कौन कौन सी रीडिंग्स आ रही हैं, देखो रीडिंग्स में मेजर क्या कहते हैं, रीडिंग्स जो है वो मायने रखती हैं, क्योंकि वो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना बेहतर चलाना सीखा है या यूज करना इसको सीखा है। कैलकुलेशन मुझे इतना मैटर नहीं करती, मगर ये जो रीडिंग्स है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर ले रहे हैं। अच्छा, 19-20 का फर्क हो सकता है, मतलब माइनर से चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन में हम सबने देखा कि दो दो जो है वो करीब करीब थे, तो हम किसी भी एक को अज्यूम कर सकते हैं, तो उससे कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये लीस्ट काउंट को मैंने दोबारा वर्नियर स्केल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास 0.09 आ जाएगा। मैंने 9 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.09 आ गया। देन मैंने टोटल रीडिंग के लिए मेन स्केल को और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड किया तो मेरे पास 5.49 आ गया। मेरे पास जीरो एरर नहीं है, तो मैंने सेम जो वैल्यू है वो दोबारा मेंशन कर दी। देन अगर मेरे पास तीनों दफा यही 5.49 आया, तो मेरे पास जो मेरी मीन रीडिंग है वो भी 5.49 हो चाहिए। सर एक से सवाल है, पूछो। ये अगर इसमें सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है तो इसकी लेंथ असल में कैसे हम मेजर करेंगे? देखो, अगर सॉलिड सिलेंडर आप लोग किट में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो सॉलिड सिलेंडर, अच्छा फिर यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं होना चाहिए, ये हॉलो सिलेंडर होता है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर भी मैं मालूम कर सकता हूँ, मैं एक चीज दोबारा चेक करूँ। हाँ देखो, मैं सिलेंडर भी यहाँ पे ले सकता हूँ, एक अच्छा तुमने पॉइंट बता दिया। क्यों? मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ये सिलेंडर कैसे, अगर मैं सिलेंडर लूँ तो मैं इसकी डेप्थ कैसे मालूम कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? ये अच्छा है तुमने बताया, मेरे जहन में आ गया। सर लेंथ से सर लेंथ मालूम हाँ, करना। मैं इसकी लेंथ मालूम कर लूँ। अब वो लेंथ में हॉलो होने के बाद इनर मतलब इनर डेप्थ मालूम करूँ या आउटर डेप्थ मालूम करूँ, डेप्थ थोड़ी चेंज हो जाएगी, डेप्थ तो सेम रहेगी।
तो मैं सही बात है भाई, मैं सिलेंडर से भी ये कर सकता हूँ, अच्छी बात है, बता दिया। अगर मैं सिलेंडर पे आ जाऊं, रोटेट करके लाएंगे। हाँ मैंने अभी जैसे मैं डायमीटर मालूम कर रहा हूँ ना इसका, मुझे ये वाला डायमीटर चाहिए एक्सटर्नल लिखा होता तो दोबारा एक्सटर्नल ही कर देता हूँ। मुझे आई होप ये सारा प्रोसीजर दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ तो गए हो किस तरीके से हो रहा है, मगर फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सही, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। मैं अगर इधर आ गया ना, अब मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए। तो एक्सटर्नल डायमीटर ये आ रहा है मेरे पास, डायमीटर यहाँ पे मेंशन भी है, ये डायमीटर आ रहा है। अब डायमीटर की जो भी वैल्यू है हम फौरन कर लेते हैं, 3.5, 3.6 और 3.7 आ रही है, दिख रही है सबको? यस यस सर। सही है, 3.7 आ रही है। और इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सही, तो मेरे पास 3.7, सॉरी ये 3.7 आ रहा था, मेरे पास वर्नियर स्केल 3 आ रहा है। अगर मैं 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0.03 हो गया, और 0.03 को अगर मैं 3.7 में ऐड करता हूँ तो तो ये हो गया 3.73। सही है, ये मेरे पास कोई भी एरर नहीं है, तो 3.73 ही रहने दिया। देन अगर मैं मीन रीडिंग लूंगा तो वो भी 3.73 आएगी, ये तो सबको क्लियर है। अगर मैंने इसका इनर डाया मालूम करना है, सॉरी इनर लेंथ मालूम करनी है, या मैंने इसकी इनर डेप्थ मालूम करनी है, तो मैं जस्ट इसको लेंथ पे कन्वर्ट करूंगा। सही है, मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जितना फिक्स कर सकता था। अभी मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है? 4.1 और वर्नियर की 3 होगी ना, 2 कैसे, 2 तो बहुत डिफर है, 3 आ रही है। सही है, 4.1 आ रही है, और इसमें आ रही है 3। अभी ये मुझे सब करने की जरूरत है। सही है, इसका अगर मीन लूंगा तो 4.13 आ गया, इसका मीन लिया तो 3.73 आ गया। अब क्या करना था? अब ये भाई साहब बता रहे थे कि मुझे एक्चुअली निकालना था वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे गिवन किया, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था। अब ये आर क्या बता रहा है भाई? आर आपके पास था रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और एल जो था वो आपका था लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। जो आर है उसमें मैं अपने सिलेंडर की जो मीन वैल्यू आई थी ना, वो मैं लिखूंगा। मीन वैल्यू क्या है भाई इसकी? 3.73 मेरी मीन वैल्यू आई है डायमीटर की, और 4.13 आया है मेरा लेंथ, नीचे मेरे ख्याल में गिवन होगा। सही है, यहाँ पे मैं मीन निकाल सकता हूँ। जो भी मेरे पास वैल्यू आई थी मैंने उन तीनों को लिखा, डिवाइड बाय 3 किया, और सॉरी इन तीनों को ऐड किया, ऐड करके यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाय 3 किया तो एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से डायमीटर का भी कर सकता हूँ, तीनों को लिखा, ऐड करके यहाँ लिखा, डिवाइड बाय 3 किया, एक वैल्यू आ गई। सही है, सब सेंटीमीटर में। रेडियस मेरे पास क्या आ रहा है? अच्छा, रेडियस मालूम करने के लिए ये कह रहा था भाई रेडियस चाहिए, तो हमने जो निकाला है वो तो डायमीटर है। डायमीटर से रेडियस में कैसे कन्वर्ट डायमीटर होता का हाफ कर देंगे सर, बस। हाफ कर देंगे सर डायमीटर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारी चीजें तुम लोग को पता है। मैं एक चीज और कर लेता हूँ, ये अच्छा फिर भी अलग पेज पर ही है। 3.73 मेरे पास एक्सटर्नल डाया था। सही, मैंने यहाँ पे 3.73 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3.73 देन 3.73, उसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो भी 3.73 आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 3.73 की वैल्यू आ गई मेरे पास मीन डायमीटर की। सही है, अगर मैं मीन डेप्थ पे आऊंगा तो मीन डेप्थ मेरे पास आ रही थी 4.13। 4.13 को भी जाहिर सी बात है, अगर सारे प्रोसीजर से गुजार के आओगे तो ये भी 4.13 ही आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। इनर डाया मालूम, सॉरी इनर रेडियस मालूम करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे 3.73 लिखा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या वैल्यू आनी चाहिए भाई? बता दो, कैलकुलेटर से बता दो भाई, मसला नहीं है। 1.865। 1.865 मेरे पास ये वैल्यू आ गई इन सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था भाई मेरे पास जो मेरे सिलेंडर का वॉल्यूम था वो मालूम करने के लिए
मुझे एक अपना रेडियस पुट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 1.865। देन मुझे अपनी हाइट पुट करनी पड़ेगी, जो कि 4.13 है, और मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई से। पाई की वैल्यू सबको पता है, 3.14 3.142। प्रिसाइज ही हो जाना, जब इतना सारा किया तो प्रिसाइज ही कर लेना। सही, तो ठीक 3.142, ये भाई साहब ने मिसिंग किया हुआ। सही, 3.142 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.865 के स्क्वायर से, देन उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4.13 से। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। ये सारी कहानी क्लियर हो गई, सारी चीजें समझ में आ गई। यस सर। सही है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने और क्या क्या चीजें हैं भाई मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब हॉलो सिलेंडर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हॉलो सिलेंडर को अभी फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि मुझे उसकी डेप्थ, अच्छा डेप्थ फिर भी मालूम कर ही सकते हो लेंथ के थ्रू, क्योंकि हम जो हॉलो सिलेंडर देते हैं वो टॉप टू बॉटम हॉलो ही होता है, तो उसकी भी अगर आप लोग लेंथ मालूम करेंगे तो सेम वैल्यू ही देगा वो। सही, तो आप लोग अच्छा मैं इसलिए नहीं जा रहा था उसके ऊपर। खैर, इसमें हमें इंटरनल वॉल्यूम चाहिए, हमें सेम रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, तब ये सेम ही चीजें हो जाएंगी जो हम इससे पहले कर रहे थे। तो आप लोग किसी एक का कर लेना, वॉल्यूम का कर लो या ये कैपेसिटी वाला कर लो, कोई एक चीज कर लो, देन आप लोग आ जाना थिकनेस के ऊपर। सही है, तो अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने थिकनेस मालूम करनी है, तो थिकनेस हम मालूम शायद नहीं कर सकते। हाँ, ये थिकनेस के लिए मेरे पास फिलहाल डायरेक्ट ही ऑप्शन है। अच्छा भाई देखो, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं अगर आप लोगों को एक हॉलो सिलेंडर दूं, हॉलो सिलेंडर का मतलब पता है क्या होता है? जिसके सर बीच में होल हो। हाँ, अगर मैं आपको हॉलो सिलेंडर दे के कहूं कि मुझे थिकनेस मालूम करके बताओ, तो क्या करोगे? सर उसके इनर जो है ना डाया को मेजर करेंगे और फिर जो है ना आउटर डाया जो है उसको मेजर करेंगे, फिर जो है ना माइनस करेंगे। किसको किसमें से माइनस करोगे? सर जो आउटर डाया है उससे माइनस करेंगे इनर को। आउटर डाया कहाँ से मेजर, कहाँ पे रख के मेजर करूंगा? सर जो सिलेंडर का वो बाहरी हिस्सा होता है ना। हाँ हाँ, मैं वर्नियर कैलिपर में कौन से पोजीशन पे रख के मालूम करूंगा, मतलब कहाँ पे? सर नीचे आउटर वाले डाया लोअर नीचे जहाँ पे अभी लेंथ लेंथ जो है ना आप मालूम कर रहे हैं ना इसका यहाँ लोअर पे। जॉस पे सर। सही है, लोअर जॉस में, और इनर डाया के लिए मैं अपर जॉस पे जाऊंगा। अच्छा, मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकता है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं या इनके पास ऑब्जेक्ट्स कम हैं, तो खैर मेरी भी मजबूरी है। मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये समझा दूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई और अच्छा लिंक देखूं जहाँ पे हम प्रॉपर, हमारे पास चीजें अवेलेबल हों, वो चीजें जो मैनुअल में मेंशन है, या फिर मैं ये करूं कि मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा मैनुअल बनवा लूंगा या बना लूंगा, जिसमें हम अभी फिलहाल जो हमें ऑनलाइन ये चीजें मौजूद हैं, जो चीजें ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम इनके थ्रू मेजरमेंट कर सकें। सही, अब आप को थोड़ा सा इस मामले में वेट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस मैं बस इतना कि मैं या तो कोई वेबसाइट ढूंढ लूं या फिर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को हमारे मैनुअल में ऐड कर लूं, एंड देन आप लोग इन ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट्स लेके उस मैनुअल को फिल कर सकें। सही, तो फिलहाल हमारा मकसद ये था कि ये समझ लें कि ये यूज कैसे होता है। अभी फिलहाल फिर कोई असाइनमेंट तो नहीं है? फिलहाल के लिए एक दो दिन तो वैसे ही रुक जाओ, यहाँ पे पीईसी का विजिट भी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। मैं अभी खुद भी यूनिवर्सिटी में बैठ के आप लोगों की लैब ले रहा हूँ, तो मेरे जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वीकेंड तक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है, या तो नया मैनुअल अपडेट कर दूंगा या कोई लिंक दे दूंगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लो इतनी, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है बड़ा। सही, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये किस तरह मेजरमेंट्स करनी होती है, मेजरमेंट भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर भी मैनुअल आप लोगों को ये वाला भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने पढ़ना हो समझना हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रिकॉशंस वगैरह मैं आप लोगों को सारी चीजें मुंह ज़बानी बता चुका हूँ। मैं हम लोग उस तरीके के टीचर नहीं है कि सामने स्लाइड खोल दी या मैनुअल खोल दिया और एक एक लाइन में आप लोगों को पढ़ पढ़ के समझाऊं। वो इंट्रोडक्शन थी वर्कशॉप का या फिजिक्स का, जिसमें हम लोग आपको डिटेल में एक एक चीज समझा रहे थे। मकसद असल ये होता है कि हम आप लोगों को सारी चीजें वर्बली समझा दें,
देन अगर आप लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ना हो या दोबारा उन चीज़ों को पढ़ना हो तो वो आप लोग को वही सेम चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड होंगी। तो अगर चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, स्क्रू गेज पे आते हैं तो स्क्रू गेज का भी मैम ने आप लोगों को डिटेल में बता दिया था कि एक फिक्स पार्ट होता है, देन एक मूवेबल पार्ट होता है। अच्छा, जिस तरीके से मेरे पास वर्नियर कैलिपर में ऊपर वो स्क्रू गिवन था ना, जिससे मैं सॉरी स्क्रू नहीं, जो मेरे पास नीचे मूव करने के लिए जो एक पार्ट गिवन था, जिससे मैं अपने वर्नियर स्केल को मूव करता था, इसी तरीके से इसमें एक ये रैचेट गिवन होता। अच्छा, रैचेट का यहाँ पे मकसद ये है कि भाई मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये मिल्ड हेड है या जो मेरे पास ये ड्रम है, ये भी मूव होता। मतलब इस ड्रम को भी मैं अपने हाथ से मूव कर सकता हूँ, इस मिल्ड हेड को भी अपने हाथ से मूव कर सकता हूँ। मगर इन दो से अपने स्क्रू गेज को टाइट करने का मसला ये है कि इसकी वजह से वही मेरे पास जीरो एरर जनरेट हो सकता है। तो वही बात हो गई कि इन मसलों से बचने के लिए या इन चीजों की वजह से मेरे कोई एरर क्रिएट होने से बचने के लिए मैं अपने रेचेट को इस्तेमाल करता हूँ। ये क्या करता है कि जब मैं अपने किसी पीस को या किसी ऑब्जेक्ट को इस पार्ट के बीच में फिक्स करके जब अपने सर्कुलर स्केल को टाइट करने लगता हूँ ना, तो रैचेट जितना टाइट कर सकता है उतना टाइट करता है। एंड देन उसके बाद उसमें से टक टक की आवाज आने लगती है। मतलब वो अंदर जो उसके बॉल्स होते हैं वो मूव होने की आवाज आने लगती है। उसका मकसद ये होता है, उसको बताने का, उस आवाज का मतलब ये होता है कि बस आप इससे ज्यादा टाइट ना करें। अगर इससे ज्यादा टाइट हो सकता है वो आगे वाले जॉस से मैं कर सकता हूँ, मगर अगर मैं करूंगा तो या तो मेरे पास रीडिंग गलत आने लगेगी या फिर मेरा ये स्क्रू गेज जो है वो डैमेज हो जाएगा। देन इसमें भी यहाँ पे नट गिवन है। ये नट भी वही काम करता है जो ऊपर मेरे पास स्क्रू कर रहा था, फिक्स करने का, उस पार्ट को यहाँ पे फिक्स कर देता। सही है। देन मैम ने आपको डिटेल बता तो दी है कि मेन स्केल मेरे पास जो ये वाले एरिया है ये मेन स्केल है, ये वाला जो एरिया है सर्कुलर है। अच्छा, सर्कुलर में मेरे पास 50 एंड 100 दो तरीके के डिविजन्स के स्केल्स आते हैं। जो हम यूनिवर्सिटी में यूज करते हैं वो 50 डिवीजन के होते हैं, और जो हम यहाँ ऑनलाइन यूज करेंगे वो 100 डिवीजन का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी किस्म का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। उसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, आपको उस वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज थी पिच। पिच आप लोगों को समझ में आई कि पिच किस तरीके से कैलकुलेट होती है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ ही लोग हैं जो बार बार जवाब दिए जा रहे हैं, 2 से 3। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नाम शो होते हैं, तो कोशिश करो कि सभी जवाब दो। जब एक क्लास हो रही है, एक लैब हो रही है, तो सब पार्टिसिपेट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, कोई चीज बतानी है तो शेयर करो, तो कोई सवाल पूछो तो जवाब दे पिच दो। और मेन स्केल एक ही चीज है ना सर? पिच और मेन स्केल। ये पिच स्केल लिखा हुआ है। पिच एक अलग चीज है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, और मेन स्केल वो है जिसकी रीडिंग्स हम मेजर करते हैं। भाई पिच का मतलब ये है, देखो जिस तरह वर्नियर कैलिपर में मेरे पास डायरेक्ट लीस्ट काउंट आ रहा था ना, तो यहाँ पे एक मसला ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट लीस्ट काउंट नहीं हम निकाल सकते, इवन जब तक हम इसमें पिच मेजर ना कर लें। अब पिच क्यों आ गया इसके अंदर? पिच इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे एक वर्नियर स्केल इंट्रोड्यूस, सॉरी यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल इंट्रोड्यूस हो गया। अब सर्कुलर स्केल क्या है कि भाई इसकी मूवमेंट की वजह से किसी भी मतलब इसकी मूवमेंट की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट की पिच पे अफेक्ट आ सकता है। पिच क्या है इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, आई होप सबने पढ़ी हो। सही है, 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिफरेंस है ना उस स्क्रू का, वो मालूम कर सकते हैं हम लोग। मतलब वो मालूम करना लाजमी है। वो मालूम करने के बाद ही मैं इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, पिच मेजर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान सा। वो क्या है कि भाई मैं अपने जो मेरा सर्कुलर स्केल है उसको मैं इतना रोल कर लूं कि वो मेरे वर्नियर स्केल के 0 तक आ जाए। मतलब जिस तरह मेरा वर्नियर स्केल और अच्छा मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ। जो मेरा वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल और मेन स्केल जिस तरह दोनों 0 पे कंसाइड होते थे, तो मैं कहता था ना ये ओरिजिन पर है, वैसे ही सेम ओरिजिन पे लाने के लिए स्क्रू गेज को सेम उसी तरीके से ओरिजिन पे लाने के लिए मैं अपने सर्कुलर स्केल को इतना मूव करता हूँ कि सर्कुलर स्केल का जो 0 है ना, ये वाला 0, वो मेन स्केल के इस 0 पे आ जाए। मतलब मेन स्केल का जब 0 आ रहा है
वहीं पे मेरा सर्कुलर स्केल का 0 भी दिख रहा हो। तो ये मेरा एग्जैक्ट ओरिजिन आ गया। अब क्या होगा, मैं अपने सर्कुलर स्केल को मूव करना शुरू करूंगा। मतलब मैं इसे 0 से घुमाना शुरू किया, 0 से 10 पे गया, 20 पे गया, 30 पे गया, और पूरा घूम के जब मैं दोबारा 0 पे आऊं ना, तब मेरे पास मेन स्केल में सिर्फ एक ही डिजिट मूव हुआ हो। मतलब अभी जिस तरह मेरे पास 0 दिख रहा था ना, तो मेरे पास उसके बाद 1 दिख रहा हो। उससे क्या होगा, मैंने अपने सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन कंप्लीट की और मेरे पास मेन स्केल पे एक रीडिंग आई। जब मैं दोबारा पूरा सर्कुलर स्केल को पूरा 0 to 100 मूव करूं, तब मेरे पास मेन स्केल पे सेकंड रीडिंग शो हो। मतलब जब मैंने 2 दफा अपने सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट किया, तब मेरे पास मेन स्केल पे सेकंड रीडिंग आई। तो अब इससे क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड और मेन स्केल जब 2 दफा रोटेट किया, तो भाई डिस्टेंस जो कवर हुआ वो 2 था, और नंबर ऑफ रोटेशन मैंने कितनी दफा पूरे सर्कुलर स्केल को मूव किया, वो भी 2 दफा किया। तो मेरे